नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। हिटलर से भी क्रूर तानाशाह नाम था बेनिटो मुसोलिनी, जिसका अंत सुनकर रूह कांप जाएगी। दुनिया में जब भी क्रूर तानाशाह का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का नाम जहन में आता है। उसी हिटलर के करीबी माने जाने वाले इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को उनसे ज्यादा क्रूर माना जाता है। उसे फांसीवादी का जनक भी कहा जाता है। मुसोलिनी ने अपनी क्रूरता के दम पर 1922 से 1943 तक यानी कि करीब 20 साल तक इटली पर अपना शासन किया। वैसे मुसोलिनी के जीवन की कहानी फिल्म से कम नहीं है। उसने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, फिर मजदूर बना, उसके बाद एक सैनिक बना, वही सैनिक की नौकरी छोड़कर वो पत्रकार बना और उसके बाद इटली की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गया। और एक दिन इटली की सत्ता संभालने के बाद वो एक क्रूर तानाशाह के रूप में दुनिया के सामने आया। एक ऐसा तानाशाह जिसने अपना विरोध करने वाले लाखों लोगों की हत्या करवा दी। लेकिन तानाशाह मुसोलिनी के क्रूर रवैये से लोग इस कदर आक्रोश में आ गए थे कि विद्रोहियों ने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेट पेटोसी को 16 सहयोगियों के साथ 28 अप्रैल 1945 को कोमो झील के पास गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों में उनके प्रति इतनी गुस्सा, इतनी घृणा थी कि उन्होंने मुसोलिनी की लाश को लटका दिया और उस पर पत्थर बरसाए। तो आइए जानते हैं टीचर बनने से लेकर उनके अंत तक की एक खूंखार कहानी। शुरुआती जीवन की बात करें तो बेनिटो एमिली केयर एंड्रिया मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को उत्तरी इटली में हुआ था। मुसोलिनी के पिता एलेसैंड्रो एक लोहार और एक कट्टर समाजवादी थे। उनकी मां रोजा माल्टोनी एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और धर्मनिष्ठ कैथोलिक समुदाय जो था उसमें संबंध रखती थी। मुसोलिनी के दो छोटे भाई बहन थे। भाई का नाम था आर्नोल्डो और बहन का नाम था एडविस। बचपन से ही वो थोड़ा गुस्सैल मिजाज का था। वो दिमाग से काफी तेज था, लेकिन साथ ही वो बहुत शरारती और शालीन भी था। 2 बार उसे स्कूल के साथी स्टूडेंट के साथ मारपीट करने के आरोप में सस्पेंड भी किया गया था। मुसोलिनी 10 साल की उम्र से उसने अपने साथी को चाकू भोंक दिया था, जिसके चलते उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि स्कूल से निकाले जाने के बाद उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसने बहुत मुश्किल से अपना डिप्लोमा पूरा किया और कुछ दिनों के लिए स्कूल टीचर भी रहा। इसके बाद 19 साल की उम्र में वो भागकर स्विट्जरलैंड चला गया और वहां जाकर जब खाने के लिए रोटी नहीं मिली तो वो मजदूरी करने लगा। जब लौटा तो कुछ समय के लिए सेना में भी भर्ती हो गया, फिर पत्रकारिता शुरू कर दी। साल 1912 में वो सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र आवंती का एडिटर बन गया। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध छिड़ गया तब मुसोलिनी का मानना था कि इटली को निष्पक्ष ना रहकर ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ाई में उतरना चाहिए। इसी सोच की वजह से उसे आवंती के एडिटर की पोस्ट से हटा दिया गया और इसके साथ ही मुसोलिनी को सोशलिस्ट पार्टी में भी निकाल दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद मुसोलिनी ने 1919 में नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने एक नई राजनीतिक पार्टी फासी दी कंबातिमेती ये बनाई। इस पार्टी में उन्होंने उन्हीं लोगों को शामिल किया जो इस विचार से सहमत थे कि पहले विश्व युद्ध में इटली को फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। उनके संगठन में ज्यादातर पूर्व सैनिक शामिल हुए थे। इस दौरान समाजवादी कमजोर हो चुके थे और पूर्व सैनिकों में बेकारी फैली हुई थी। इटली में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। ऐसे ही तमाम कारणों के कारण मुसोलिनी ताकतवर होता चला गया और उसने लगातार कमजोर होती सरकार का फायदा उठाया। 30 अक्टूबर 1921 को मुसोलिनी इटली का सर्वा बन गया। यहीं से शुरुआत हुई उसकी तानाशाही की। दरअसल मुसोलिनी अपने विरोधियों को मरवा देता था और उस पर 60 मिलियन लोगों की हत्या का भी आरोप था। इसके बाद सरकारी सेना के तटस्थ हो जाने के कारण उसके संगठन ने 30 अक्टूबर 1922 को रोम पर कब्जा कर लिया। मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बना। जी हां, इटली में कुछ ऐसे हालात बने कि प्रधानमंत्री लुइगी फेटा ने इस्तीफा दे दिया और मुसोलिनी इटली का नया प्रधानमंत्री बन गया। कहते हैं कि इसके बाद मुसोलिनी ने 1935 में अबिसीनिया पर हमला किया और इसके बाद यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार होती चली गई। हिटलर और मुसोलिनी का गठजोड़ पहले ही हो चुका था।
दूसरे विश्व युद्ध में इटली और जर्मनी एक तरफ थे, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। यह लड़ाई बढ़ी तो बाद में बाकी देश भी दोनों खेमों में शामिल होते चले गए। शुरुआत में हिटलर को जीत मिली, लेकिन बाद में वो हारता चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी का क्या रोल रहा? जब हिटलर ने फ्रांस पर चढ़ाई की तो मुसोलिनी साइडलाइन से ऐसा होता देख रहा था। जर्मनी के पास एक सुसज्जित सेना और उसके पास एक नेतृत्व था, वहीं मुसोलिनी के पास एक देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए उसने हिटलर के साथ दोस्ती कर ली। मुसोलिनी ने जर्मनी के सभी दुश्मनों के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके पास मदद के लिए जर्मनी के अलावा कोई था ही नहीं। मुसोलिनी को इस बात की जानकारी थी कि इटली की सेना सुसज्जित नहीं है। दूसरी ओर अपनी तानाशाही को चलाने के लिए मुसोलिनी को एक शक्तिशाली सेना की भी जरूरत थी। 1941 में मुसोलिनी को सत्ता में बेदखल करने का प्रयास किया गया, लेकिन हिटलर की सेना ने हस्तक्षेप करके ऐसा नहीं होने दिया, रोक दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी जर्मनी के पीछे पीछे लगा रहा और उसके साथ कई मुल्कों के साथ युद्ध में वो लड़ता रहा। उसने कई मुल्कों पर आक्रमण किया, इसमें से एक ग्रीस भी था, लेकिन यह अभियान असफल रहा। मुसोलिनी की तानाशाही की वजह से लोग इटली में भुखमरी का शिकार हो रहे थे और लोगों में उसके प्रति गुस्सा भर रहा था। वहीं जब अप्रैल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था, तब सोवियत संघ और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर उसे पता चला कि जर्मनी उसके सरेंडर को लेकर बातचीत कर रहा है। ये जानकर मुसोलिनी अपनी मिस्ट्रेस क्लारा पेटिका के साथ जर्मनी के एक दस्ते के साथ लेकर स्विट्जरलैंड की ओर भागने लगा। मुसोलिनी को पता लगा कि वो अपने जीवन के अंतिम पल सड़क पर भी बिता लेगा, लेकिन रास्ते में ही उसे पकड़ लिया गया और डोगो नाम के एक कस्बे के पास वो विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद फासिस्ट विरोधी लोगों ने मुसोलिनी और पेटिका को एक फार्म हाउस में बंद कर दिया। अगले दिन 28 अप्रैल 1945 को बेनिटो मुसोलिनी अपनी गर्लफ्रेंड क्लारेटा समेत 18 लोगों को इकट्ठा करके कोमो झील के पास लाया गया और उन्हें गोली मार दी गई। 29 अप्रैल 1945 की सुबह मिलान शहर के पियाजा लोरेट चौक पर इन सभी की लाशों को फेंक दिया गया। ये वही चौराहा है जहां मुसोलिनी ने 8 महीने पहले अपने 15 विद्रोहियों की हत्या कर दी थी। गुस्साए लोगों ने भड़ास निकाली, उल्टे लटका दिए गए शवों पर, जी हां, उस पर पत्थर फेंके गए। रे मोजेली अपनी किताब द लास्ट 600 डेज ऑफ ड्यूस में लिखते हैं कि मुसोलिनी की मौत की खबर मिलते ही करीब 5000 लोगों की भीड़ और गुस्साई भीड़ चौक पर जमा हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें एक महिला ने मुसोलिनी के डेड बॉडी देखी और उसके सिर पर 5 गोलियां मार दी और यह कहा कि वो अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले चुकी है। गुस्से का आलम कुछ ऐसा था कि एक और महिला ने सबके सामने मुसोलिनी के चेहरे पर टॉयलेट कर दिया। एक और महिला कहीं से चाबुक लेकर आई, मुसोलिनी की लाश को पीटने लगी। इसी दौरान एक व्यक्ति उसके मुंह पर मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश करता रहा। इस भयंकर नजारे का जिक्र करते हुए लुसियानो गैरिबाल्डी अपनी किताब मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ में लिखते हैं कि नफरत की आग में झुलस रही भीड़ सभी 18 शवों के ऊपर चढ़ गई, उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया। इसके बाद मुसोलिनी, क्लारेटा और 4 और लोगों की लाशों को चौक पर उल्टा लटका दिया गया। मुसोलिनी पर एक और किताब द बॉडी ऑफ ड्यूस लिखने वाले सर्जियो लुजाटो लिखते हैं कि मुसोलिनी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था और मुंह खुला हुआ था। तभी फासिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव अकीले स्टोरेची ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़कर उसके मृत नेता को फासिस्ट सैल्यूट दिया। उस समय उनके पास एक जॉगिंग शूट उन्होंने पहन रखा था। लोगों ने उसको तुरंत पकड़ लिया और पीठ पर गोली मार दी। उसी समय पार्टी के बड़े नेता फासेसुकु बराशु ने लटकते हुए शव की रस्सी टूट गई और नीचे गिर गए वो। फिर मुसोलिनी की शव को रस्सी काटी गई और उसका शव पियाजा लोरेट के पत्थरों के पास गिर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स पत्रिका, जी हां, उसमें संवाददाता रेग इब्राहिम भी इस दृश्य को देख रहे थे। बाद में उन्होंने टाइम्स अपने लेख में द डेथ इन मिलान में लिखा, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा था। जब लोग मुसोलिनी के शव की दुर्दशा कर रहे थे तब उन्होंने फासिस्ट मिलिशिया की वर्दी पहन रखी थी। हिटलर ने मुसोलिनी से प्रेरित होकर आत्महत्या की।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुसोलिनी के शव के साथ जो बदसलूकी हुई, शायद उसी की वजह से हिटलर को आत्महत्या करने और उसके बाद अपने शव को जलवा देने के लिए प्रेरणा मिली। प्रोफेसर कर्टजर ने अपनी किताब द पॉप एंड मुसोलिनी में लिखा, मुसोलिनी की मृत्यु का समाचार हिटलर को रेडियो से 29 अप्रैल 1945 को अपने भूमिगत बंकर में मिला। सारा विवरण जानने के बाद हिटलर ने कहा, मेरी लाश किसी कीमत पर दुश्मनों के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। तो ये था सबसे खूंखार तानाशाह मुसोलिनी की शुरुआत और अंत का किस्सा।